नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। अब तक की कहानी में आपने सुना स्त्री के सामीप्य की चाह किशोर अवस्था में ज्यादा होती है और कामिनी की चाह में मोहन की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। अब सुनते हैं आगे। सर स्टाफ रूम क्वार्टर में अकेले ही रहते थे। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। अपने घर में सबसे बड़े थे और उनसे छोटी बहनें थी। बहनों की शादी के बाद ही वो खुद के बारे में सोचेंगे, ऐसा उनके बारे में सबको पता था। मेरे मोहल्ले के बराबर में ही उनका मोहल्ला था। उस समय सभी का आपस में मिलना जुलना बहुत ज्यादा था। सब एक दूसरे का साथ भी देते थे। कोई छोटा बड़ा नहीं, ना अमीर और गरीब का भेदभाव। होली दीपावली सब मिलकर मनाते। बहुत मस्ती के दिन थे वे। आजकल की तरह नहीं, अपने पड़ोसी का पता नहीं और आभासी संसार को सब कुछ मान लिया। सर का हमारे मोहल्ले में भी सब लोग सम्मान करते थे और उनका उदाहरण देते। सर से मैं बहुत प्रभावित था। उनके पिताजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मां ने छोटी छोटी नौकरी कर, सिलाई कर, अखबार के लिफाफे बनाकर सर और उनकी बहनों को पाला था। सर ने भी अपनी मां का सपोर्ट किया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वे ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मैंने भी उनसे पढ़ा था, लेकिन वो मुझे इतना चाहते थे कि मुझसे कभी भी फीस नहीं लेते थे। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। मेरे घर पे सबको पता था कि यदि ये किसी की बात मानता है तो सिर्फ सर की। स्टाफ क्वार्टर में रहने के बाद सर कॉलेज के बाद थोड़ी देर के लिए अपने घर जरूर आते और फिर वापस चले जाते। रात को उन्हें अपने क्वार्टर में रहना बहुत जरूरी था। संडे को वो सारा दिन कॉलेज में रहते थे। मैं उनसे मिलने कभी भी कहीं भी जा सकता था, चाहे घर या कॉलेज। धीरे धीरे मुझे इकोनॉमिक्स में आनंद आने लगा था। किसी भी सब्जेक्ट के यदि बेसिक समझ आ जाए तो फिर सब आसान हो जाता है। और बढ़िया बात थी कि स्टैटिस्टिक्स भी थी, जो मैं बीएससी में ही पढ़ चुका था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि क्यों सर ने मुझे इकोनॉमिक्स में एमए करने के लिए दबाव डाला। उस दिन रविवार था। मैं बोर हो रहा था। संडे को दोस्तों से इतना मिलना नहीं होता था। सबके पिता, चाचा, बड़े भाई आदि घर पे जो रहते थे। हमारे शहर में बाजार भी संडे को बंद रहता था, इसलिए मैं भी संडे को सारा दिन पढ़ाई करता। पूरे हफ्ते की इकोनॉमिक्स अच्छी लगने लगी थी। पढ़ते पढ़ते किताब के पन्नों पर उसकी शक्ल तैरने लगी। हाँ, बिल्कुल कामिनी का चेहरा किताब के पन्नों पर। मेरा मन उचाट हो गया और मैंने किताबें उठाकर रख दी। पता नहीं क्या मेरे मन में आया। मैंने अपनी कॉपी और किताब ली और सर से मिलने चल पड़ा। पता था कि वे कॉलेज में ही होंगे। मुझे उनसे कोई काम नहीं था और ना ही मैं कभी पहले उनसे मिलने गया था। अम्मा से कहा, सर से कुछ नोट्स लेने जाना है, अम्मा को बता दो। और फिर कोई फिक्र नहीं। बाबूजी और भैया को अम्मा संभाल लेती। शायद अम्मा ने यह भी सोचा होगा कि सर का बहाना बनाकर जा रहा होगा कहीं किसी दोस्त से मिलने। लेकिन अम्मा मुझे बहुत लाड करती थी। अगस्त का महीना था। कभी बारिश होती, कभी बहुत तेज धूप निकलती। कड़ी धूप निकलते निकलते एकदम बादल छा जाते और बरसने लगते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। घर से चला तो बहुत तेज धूप थी। चलते चलते पसीने से तरबतर और फिर एकदम जोर से बारिश। एकदम ही पूरा भीग गया मैं। सोचा कि घर वापस जाऊं या सर के पास, लेकिन कॉलेज पास आ गया था और मैंने सर के पास ही जाना उचित समझा। उनसे बिल्कुल घर जैसी बात थी। कोई संकोच नहीं था। कॉलेज के गेट से ही बाईं तरफ स्टाफ क्वार्टर्स थे। बारिश और जोर से पड़ने लगी थी। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। मेरी कॉपी और किताब पूरी भीग चुकी थी। भागते भागते मैंने गैलरी में आकर ही सांस ली। मैं बुरी तरह हांफ रहा था। फिर धीरे धीरे पग बढ़ाए सर से मिलने को। मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने बार बार हाथों से आंखें साफ की।
और फिर गौर से देखा। हाँ, वो ही थी जिसने मेरे दिन का चैन और रात की नींद तबाह कर रखी थी। उस दिन ही मुझे पता चला कि वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी। हाँ, वो कामिनी ही थी। बारिश अभी भी तेज थी और वो फुल मस्ती में गर्ल्स हॉस्टल की पहली मंजिल की बालकनी में बारिश में नहा रही थी। उसे देखकर लगा जैसे वो अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। वैसे भी उस बारिश में बाहर होता भी कौन? मेरे नसीब में ही तो था कुदरत का वो अद्भुत नजारा देखना। सच में कामिनी को उस बारिश में नहाते देखने का सुख हर किसी के नसीब में कैसे होता। उसके खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें ऐसे खिली खिली लग रही थी जैसे उसका चेहरा एक तालाब हो और पानी की बूंदें उस तालाब में खिलने वाला कंवल। भीगी साड़ी और भीगे ब्लाउज उसके बदन से बिल्कुल चिपके हुए थे और उस स्थिति में सांचे में ढला उसका बदन बिल्कुल पारदर्शी सा था। उसका अंग अंग उसके असीमित सौंदर्य की चुगली कर रहा था, लेकिन वो दुनिया से बेखबर, बारिश के पानी में खुद को डुबो देने को बेताब थी। कामिनी ने अपने लंबे बालों को पूरा खुला छोड़ दिया था, कुछ भी करने को आजाद, और उसके बालों की लटें बार बार उसके चेहरे से टकराती और कामिनी उन्हें बार बार अपने चेहरे से हटाने का प्रयास करती, लेकिन वो लटें नहीं मान रही थी और बार बार उसके चेहरे को ऐसे ढक रही थी जैसे कोई आवारा बादल बार बार चांद के सामने आकर उसे ढकता हो। कामिनी को नहाते देखने के लोभ को मैं संवरण न कर सका और गैलरी में ही कोने में खड़ा खड़ा उसे इत्मीनान से निहारता रहा। उसे नहाते देख मुझे लीरिल का विज्ञापन याद आ रहा था। मैं कामिनी के बारिश में भीगे बदन का पता नहीं कितनी देर तक नयन सुख लेता रहा। वैसा ही सुख जैसे मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर अपनी टीचर सिमी ग्रेवाल को छुप छुप के स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखकर अनुभव करता था। मैं एकटक उसके बारिश के पानी में भीगे बदन को देखता रहा जब तक बारिश रुक नहीं गई। वो भी वहां से जा चुकी थी और मैं बिना सर से मिले घर आ गया। मेरी नजरों के सामने से कामिनी का नहाता बदन नहीं हट रहा था। भीगी साड़ी, भीगे ब्लाउज में सिमटा उसका खूबसूरत जिस्म बार बार मेरी नजरों के सामने आकर मेरी बेचैनी बढ़ा रहा था। जिंदगी में ऐसा दृश्य जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे खुद अपनी किस्मत से जलन होने लगी। कामिनी, जो एक कहीं से भी साधारण नहीं थी, उसे उस हालत में देखना किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं था। रोज उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब, और उस दिन इतनी देर तक उसके नेचुरल पारदर्शी भीगे बदन को देखने का अवसर विधाता ने मेरी किस्मत में ही लिखा था। कामिनी के प्रति मेरी दीवानगी और भी बढ़ गई थी। मेरी आंखों में हर पल हर क्षण उसकी सूरत बसी रहती। मेरे लिए वो मेरी चाह थी, मेरा प्रेम। मैंने खुद को उसे समर्पित कर दिया था। मैं उसके साथ अपने प्रेम की तरह तरह की कल्पना करने लगा था। दिन में वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती और कोई रात ऐसी भी होती जब वो सपनों में ना आती। मैंने फैसला कर लिया था हर संडे सर के पास जाने का। शायद कामिनी से मिलने की कोई सूरत बने, इसी आस में। फिर रविवार आया और मैं फिर सर से मिलने के लिए उनके क्वार्टर आया। मैं मन ही मन इंद्र देवता से बारिश करने की दुआ कर रहा था, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई। थोड़ा भीतर से टूटा टूटा सा मैं, उदास सा,
सर के क्वार्टर की तरफ बढ़ा। दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने हौले से दस्तक दी। कुछ मिनट हो गए, दरवाजा नहीं खुला। सोचा शायद सर सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना सही नहीं था। वापस जाने के लिए मुड़ने लगा, तभी सर ने दरवाजा खोला। मैं रुक गया। सर ने मुझे भीतर आने का इशारा किया। मैं भीतर ड्राइंग रूम में आया और देखकर अवाक रह गया। कामिनी आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उन दोनों ने अभी अभी कॉफी पी थी। कॉफी के 2 खाली मग टेबल पे रखे थे और कुछ बिस्किट्स भी। वो वहां सर के पास बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी, जैसे दोनों पता नहीं कब से एक दूसरे से परिचित हों। और सर को भी मुझे अचानक वहां देखकर बिल्कुल अजीब नहीं लगा। शैतान का नाम लो और वो हाजिर, सर ने मेरी और कामिनी की तरफ देखते हुए कहा। आओ, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सर के मुंह से ये सुनकर मेरी कुछ समझ में न आया। इन्हें तो तुम जानते ही हो, कामिनी जी, हमारे कॉलेज की शान। मैं बिल्कुल निशब्द था, बस आंखों में ही हां कह दी। अब जल्दी ये तुम्हारी भाभी बनने वाली हैं। अगले महीने की 12 तारीख को हमारी शादी है। सर के स्वर में खुशी साफ साफ झलक रही थी। मैंने सुना और मेरे होश उड़ गए। हम दोनों शादी के इंतजाम की ही बात कर रहे थे। कोर्ट मैरिज होगी, लेकिन रिसेप्शन रखेंगे, तो उसके इंतजाम में तुम्हें भी हेल्प करनी होगी। यही बात कर रहे थे हम दोनों, सर ने मुझे बताया। कामिनी की नजरों में मेरे लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फॉर्मल स्माइल के। वो शायद मुझे पहली बार ही देख रही थी। मुझे भीतर से रोना भी आ रहा था और ग्लानि भी। जो सर मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते थे और मेरी प्रेरणा थे, उनकी होने वाली पत्नी के लिए मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं सर और कामिनी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक अपराध बोध से भर चुका था मैं। सर बोलते जा रहे थे और मैं कुछ सुन रहा था। सर ने मुझे शादी के कार्यों की एक लिस्ट बनाकर दी और मैं भारी कदमों से उनसे विदा लेकर चला आया।